अच्छा, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग के बारे में। डिसीजन मेकिंग हमारा टॉपिक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। तो जिन लोगों का कल एग्जाम्स है या परसों एग्जाम्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके पर्पज़ से। और काफ़ी लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं आज ही इस वीडियो को शूट करके आज ही पढ़ाऊँ इस टॉपिक पर, तो इसलिए रिक्वेस्टेड वीडियो, आप लोग सब इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, डिसीजन मेकिंग क्या है। सबसे पहले तो मीनिंग देखेंगे डिसीजन मेकिंग का। अब जैसा मैं आपको वर्ड के अंदर से ही उसका मीनिंग निकालना बताती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, डिसीजन और मेकिंग। क्या समझ रहे हैं आप इससे? डिसीजन प्लस मेकिंग यानी डिसीजन को बनाना, दैट मीन्स डिसीजन लेना, सिंपल। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि कोई भी डिसीजन लेना, किसी भी एस्पेक्ट में, अपनी किसी भी फील्ड में, इवन अपनी लाइफ में भी हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। जैसे मैनेजमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैनेजमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि छोटी छोटी इवन हाउस होल्ड चीज़ें भी जो होती हैं, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें भी मैनेजमेंट का बहुत अच्छा खासा रोल होता है। आपकी मदर्स जैसे आपके मान लीजिए किचन का सारा वर्क करती हैं, तो वो क्या करती हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं ना, मतलब खाना बनाना भी, खाना परोसना भी, मतलब सब कुछ ओवरऑल, ठीक है। तो वो होता है मैनेजमेंट, की वो उस चीज़ को मैनेज कर रही हैं। उसी तरीके से सेम आपका आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिसीजंस लिए जाते हैं, सिंपल। तो अब देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को किसी भी चीज, कोई भी कंफ्यूजन है, ठीक है, उस कंफ्यूजन के रिगार्डिंग आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो डिसीजन आप तभी तो लेंगे ना जब आपके पास वेरियस अल्टरनेटिव्स होंगे। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है तो उसमें डिसीजन बनता है? कोई नहीं बनता, ऑब्वियसली आप उसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। लेकिन जब आपके पास वेरियस अल्टरनेटिव्स होते हैं तो उसमें से हमें डिसीजन बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपकी क्वेरी है, उसमें आपके पास मान लीजिए 4 आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, ए, बी, सी और डी। ये मैं कोई एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बता रही, जनरल लाइफ से रिलेट करके बता रही हूँ। मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, 4 ऑप्शंस, दैट मीन्स आपके पास 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं कि अब इनमें से आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। ये जो चारों हैं ये डिसीजंस है मान लीजिए, ठीक है। अब इन चारों में से कौन सा डिसीजन अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप किसी से भी डिस्कस करते हैं, तो इधर से कोई कुछ और बताएगा, दूसरा पर्सन उसके बारे में कुछ और बताएगा, तीसरा कुछ और बताएगा। तो अब वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप उन चारों में से कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, किसकी बात मानना चाहते हैं। दैट कम्स अंडर डिसीजन मेकिंग। क्लियर है? तो डिसीजन मेकिंग होता है जब आपके पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उनमें से कोई एक चूज करना जो आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट है। तो वो डिसीजन मेकिंग करेंगे तभी तो चूज कर पाएंगे, डिसीजन लेना। तो डिसीजन आप हर एक एस्पेक्ट में लेते हैं। जैसे आप जब 10th क्लास में थे, उसके बाद आपको 11th क्लास में आने पर कोई भी स्ट्रीम चूज करनी थी, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। अब आप सब यहाँ पर ऑडियंस है कॉमर्स वाली, तो आपने कॉमर्स चूज किया, दैट मीन्स आपने वहां पर डिसीजन लिया था ना। आपके पास 3 ऑप्शंस थे, ऑल्टरनेटिव्स थे, तो वही 4 ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पे बताए, उसमें से आपको एक चूज करना था। तो आपने डिसीजन ले लिया कि ये मेरे लिए बेस्ट है, इन सब्जेक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने वो डिसीजन लिया। तो वो क्या होता है आपका डिसीजन मेकिंग। क्लियर है? तो उसी को अगर हम मैनेजमेंट के प्रोसेस में देखें तो डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, हर कोई जो डिसीजन ले रहा है अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चलाने के लिए, तो वो आता है हमारा डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक आपको डेफिनेशन दी हुई है छोटी सी, प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी, अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, यानी डिफरेंट ऑप्शंस आपको पता होंगे कि मैं इस सिचुएशन में क्या क्या कर सकता हूँ या क्या क्या कर सकती हूँ। आपके पास 3-4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से कोई बेस्ट जो आपको लगता है वो आपको लेना पड़ेगा। तो दैट मीन्स आप डिसीजन ले रहे हैं टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। अब डिसीजन क्यों लिया जाता है? कुछ गोल आपने सेट किया होगा तभी तो लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 11th क्लास में आप आए, आपने कॉमर्स चूज की, तो आपका आगे गोल था ना कि आपको सीए बनना है, आपको बीकॉम करनी है, आपको फिर एमकॉम करनी है, या आपको सीएस में जाना है। इस तरीके के आपके डिजायर्ड गोल्स थे ना। डिजायर्ड गोल्स मतलब आपकी विशेष थी ना कि आपको आगे जाकर क्या बनना है। तब आपने उस बेसिस पर अपनी स्ट्रीम को चूज किया। तो आपने कॉमर्स चूज की कि भाई आपको तो सीए बनना है या आपको
पीजीटी कॉमर्स का टीचर बन रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो डिजायर्ड गोल को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, डिसीजन मेकिंग की जाती है, डिसीजंस लिए जाते हैं। इतना क्लियर है। उसके बाद अब डिसीजन मेकिंग का मीनिंग, ओवरऑल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है, ठीक है। लेकिन अब ये मैं बताती हूँ, फीचर्स हैं ये, आप यहाँ पे फीचर्स लिख सकते हैं, फीचर्स हैं ये डिसीजन मेकिंग के, ठीक है। फीचर्स अगर आपको आते हैं लिखने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, तो आपको ये लिखना है। इसमें भी आपको पूरा डिसीजन मेकिंग के बारे में ही बताया जाता है कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है। तो अब देख लेते हैं फीचर्स डिसीजन मेकिंग के। डिसीजन मेकिंग के फीचर्स में सबसे पहले आता है आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अभी जैसे हमने डेफिनेशन में देखा कि डिसीजन मेकिंग हम क्यों करते हैं, किसी भी गोल को पूरा करने के लिए। हमने कोई भी गोल सेट किया हुआ है अपने लिए कि हमें अपनी लाइफ में आगे जाके क्या करना है, तो उसके लिए गोल सेट किया हुआ है। अब उस गोल को पूरा करने के लिए कुछ डिसीजंस लिए होंगे आपने, आज तक कुछ एफर्ट्स लगाए होंगे। इस टाइम आप पढ़ रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, तो आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कल या परसों आपका एग्जाम है, ठीक है। तो आपने डिसीजन लिया है ना कि भाई आज मुझे एफर्ट्स लगाने हैं, आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, आज मुझे इतना पढ़ना है, तो ठीक है, ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जो कि आपके गोल को कंप्लीट करता है। तो डिसीजन मेकिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे डिसीजन मेकिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मतलब इन सबसे पहले आगे लग जाएगा आपका डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब डिसीजन क्या सिर्फ आप एक ही बार लेके छोड़ देते हैं, पूरी लाइफ में या पूरी किसी भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं, तो क्या जिंदगी में सिर्फ एक बार डिसीजन लेंगे उसके बाद लेंगे ही नहीं, ऐसा होता है नहीं, पॉसिबल है नहीं है। तो डिसीजन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, दैट मीन्स कि हर एक लेवल पर, हर एक पड़ाव पर, हर एक जिंदगी के हर एक स्टेज पर, हर एक फील्ड में, हर जगह आपको डिसीजन तो लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस तो करना ही करना पड़ेगा। मैनेजर्स हैं बहुत सारे, मान लीजिए बैठे हुए हैं, उन्हें कोई पॉलिसी बनानी है, तो आपस में वो क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि भाई क्या पॉलिसी बननी चाहिए, उसके रिगार्डिंग डिसीजंस लेंगे। तो यहाँ पर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग दोनों एक दूसरे से काफी इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि प्लानिंग भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फ्यूचर के बारे में गोल्स डिसाइड कर रहे हैं, और डिसीजन मेकिंग में भी, और दोनों ही आपके इंटेलेक्चुअल प्रोसेस हैं। यानी प्लानिंग में भी आप अपना दिमाग का यूज कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग में भी आप अपने इंटेलेक्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड आता है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, जो अभी अभी बताया मैंने आपको। इंटेलेक्चुअल मतलब कॉग्निटिव, यानी माइंड से रिलेटेड चीज, दैट मीन्स कि डिसीजन मेकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी। तो मेंटल एक्टिविटी भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी लिख सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग क्यों है एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। अभी आपको मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है, तो आप कैसे लेंगे, ऑब्वियसली दिमाग से ही तो डिसीजन लेंगे ना, तो इसलिए ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है। उसके बाद है आपका डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक मतलब चेंजिंग, डायनेमिक सिचुएशंस होती हैं, लाइक चेंजिंग सिचुएशंस, ठीक है। तो डायनेमिक क्या हो गया, चेंजिंग, मतलब कि जब भी आपकी कोई एनवायरनमेंट में चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन भी तो चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कुछ डिसीजन लिया है, कल को उसी से रिलेटेड कोई एनवायरनमेंट में चेंज आ जाता है, तो आपको उस चेंज के हिसाब से अपने डिसीजन में भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो इसलिए डिसीजन एक डायनेमिक प्रोसेस है, हमेशा एक ही डिसीजन स्टेबल नहीं रहता। जिंदगी में, लाइफ में, फील्ड में, हर चीज में, आपके वर्क में, हर चीज में अलग अलग डिसीजंस लिए जाते हैं। एक डिसीजन पर स्टिक अप नहीं रह सकते, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हर चीज चेंज होती है, हर एक फेज चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद सिचुएशनल। अब डायनेमिक और सिचुएशनल आपस में इंटर रिलेटेड है। सिचुएशनल का मतलब है कि सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना। जो आज आपकी मान लीजिए कोई सिचुएशन है कि बहुत ही खराब सिचुएशन है, मतलब कुछ भी इस तरीके की सिचुएशन है, तो आप उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेंगे। लेकिन आज से 10 साल बाद कुछ और सिचुएशन होगी तो उसके रिगार्डिंग अलग डिसीजन लिया जाएगा। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग हमेशा सिचुएशनल होती है, सिचुएशंस पर बेस्ड होती है। उसके बाद आता है इन्वॉल्व्स टाइम, एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। अब जब लोग डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में क्या क्या चीजें लगती हैं, टाइम लगेगा। ये तो नहीं है ना कि एकदम से आपके सामने कोई बात आई और आपने 1 सेकंड के अंदर डिसीजन ले दिया, टाइम लगेगा। दूसरी चीज एफर्ट्स लगेंगे डिसीजन मेकिंग में, और तीसरी चीज रिसोर्सेज लगेंगे। रिसोर्सेज में आपका कुछ भी हो सकता है, रिसोर्सेज में आपकी मेहनत हो सकती है, आपके आसपास के कुछ रिसोर्सेज जिनकी ज़रूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं। आप खुद एक ह्यूमन रिसोर्स हो अगर आप एक डिसीजन ले रहे हो तो,
उसके बाद आता है परवेसिव एंड या फिर यूनिवर्सल। परवेसिव और यूनिवर्सल सेम मीनिंग होता है, ठीक है। परवेसिव का मतलब है ओवरऑल, मतलब हर लेवल पर, एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो मैनेजमेंट में हर एक लेवल पर डिसीजन लिया जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स ने डिसीजन लिया उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। मिडिल लेवल भी डिसीजंस लेगी अपने लेवल्स पर, और लोअर लेवल वर्कर्स लेवल जो आता है उसके नीचे, वो भी डिसीजंस लेंगे। तो डिसीजन जो है वो हर एक लेवल पर लिया जाता है और हर एक लाइफ के हर एक फेज पर लिया जाता है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, माइंड से लिया जाता है। इसमें टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो ये होता है हमारा डिसीजन मेकिंग, ठीक है। उसके बाद अब आता है रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब देखिएगा डिसीजन मेकिंग के रोल। डिसीजन मेकिंग कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, किस तरीके से यूज हो सकती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज में। तो यहाँ पर आपको 5 एक्टिविटीज दी हुई है, 5 रोल दिए हुए हैं डिसीजन मेकिंग के। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांचों क्या हैं? कमेंट में बताइए मुझे, ये पांचों चीजें क्या हैं। ये हमने कौन सी वीडियो में कौन से टॉपिक में पढ़ा था, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। तो हम पढ़ते हैं रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग। याद से इसका आंसर देना है सबको कि ये पांचों चीजें हैं क्या, हमने कहाँ पर पढ़ी थी, क्या थी, ये मैनेजमेंट में रिलेटेड थी, क्या थी, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग का रोल, अब देखिए फर्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग आप सब लोग जानते हैं, प्लानिंग का मतलब है कि आगे फ्यूचर में आपको क्या करना है उससे रिलेटेड चीजें पहले से ही प्लान कर लेना। मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजमेंट में जब आगे पॉलिसीज बनानी होती हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड पॉलिसीज, या फिर फ्यूचर के लिए कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो क्या होता है, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। तो क्या होगा, डिसीजन लेना होगा तो वो पहले से ही तो सोच के रखते हैं ना उस चीजों को। ये तो नहीं है ना एकदम से कुछ भी हुआ और एकदम से सोच लिया, पहले से चीजें सोच के रखी जाती हैं कि आगे हम ये करेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग के अंदर भी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। देखा आपने कैसे कि प्लानिंग करेंगे तो डिसीजंस तो लिए ही जाएंगे, प्लानिंग में तो डिसीजंस लिए ही जाएंगे। उसके बाद सेकंड आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजिंग में था कि जो बहुत सारा एक ओवरऑल वर्क है, उस वर्क को छोटे 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 टुकड़ों में बांटकर जो इंसान जिस चीज में कैपेबल है, जिस चीज में एबिलिटी ज्यादा है, उसको वो वर्क डिवाइड कर देना। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब वो था कि सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना एक अच्छे वे में, तो उसके लिए भी तो डिसीजन मेकिंग होगी ना। मतलब जब आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पर एक आपका स्कूल का एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए स्कूल में या कॉलेजेस में आपने कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करी है, वो भी एक ऑर्गेनाइजिंग का एग्जाम्पल है। आपने कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करी है, तो उस ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने से पहले क्या आपने डिसीजन नहीं लिया था? लिया था डिसीजन कि भाई हमको सबको एक ट्रिप पर जाना है, तो दैट इज डिसीजन ना। तो ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में भी डिसीजन मेकिंग आती है। फिर आता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग होता है जब ह्यूमन रिसोर्सेज को रखा जाता है, दैट मीन्स रिक्रूटमेंट करी जाती है, जितनी भी फील्ड और वैकेंट पोस्ट होती हैं उनको फिल किया जाता है, वो आता है आपका स्टाफिंग के अंदर। तो स्टाफिंग में भी तो डिसीजन लिया जाता है। कैसे लिया जाता है वो बताती हूँ आपको। वो ऐसे लिया जाता है, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके अंदर सीईओ और आपका जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो खाली हैं। अब उन पोस्ट को फिल करना है, तो उन पोस्ट को फिल करने से पहले दिमाग में डिसीजन तो लिया था ना कि भाई ये पोस्ट खाली पड़ी है इतने सारी, इनको फिल करना है। अब जब गवर्नमेंट है वैकेंसीज निकालती है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो क्या होता है वो डिसीजन लेती है ना कि भाई इतने टीचर्स की जरूरत है इंडिया में, दिल्ली में और मतलब अलग अलग स्टेट्स में इतने टीचर्स की ज़रूरत है। तो डिसीजन लिया, उसके बाद ही तो उन्होंने स्टाफिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया ना। फिर उन्होंने एडवर्टीजमेंट्स निकाले, उसके बाद उन्होंने एलिजिबिलिटी बताई कि भाई कौन कौन इसको भर सकता है फॉर्म को। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो डिसीजन मेकिंग तो एक ऐसा प्रोसेस है मैनेजमेंट की तरह जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। आप इसको यूनिवर्सल प्रोसेस बोल सकते हैं, बिल्कुल फॉर श्योर, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग है। उसके बाद स्टाफिंग में समझ आया आपको कि जब लोगों को रखा जाता है, वैकेंट पोस्ट को फिल किया जाता है, तो उससे पहले डिसीजन मेकिंग पूरा कर दी जाती है कि भाई किस तरीके का इंसान रखा जाएगा, क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या उस इंसान के अंदर पर्सनालिटी में या क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, सब कुछ ओवरऑल डिसाइड किया जाता है। तो वो किसके अंदर आएगा? ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग के अंदर। फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है? डायरेक्टिंग मतलब गाइड करना, इंस्ट्रक्शंस देना। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें
एम्प्लॉयज़ को गाइड किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो डिसीजन मेकिंग में भी क्या होता है, इसमें भी डिसीजन मेकिंग मतलब डायरेक्टिंग के अंदर भी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व हुआ। क्यों? क्योंकि जब आप सामने वाले इंसान को, आप एक हायर लेवल पर है और सामने वाला एम्प्लॉय आपका लोअर लेवल पर है, आप उसको ट्रेनिंग देंगे तो आपने दिमाग में कुछ डिसीजन लिया होगा, तभी तो आप उसको आगे ट्रेनिंग देंगे ना, तभी आप उसको आगे इंस्ट्रक्शंस देंगे, आप उसको गाइड करेंगे हर चीज में। तो डिसीजन मेकिंग आपका डायरेक्टिंग में भी इन्वॉल्व है। उसके बाद आपका लास्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या था कि जो हमारे जो भी एक्चुअल स्टैंडर्ड्स हैं और जो हमने डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स थे, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया कि भाई हमने सोचा था हमें 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, लेकिन अब जो हमारा एक्चुअल निकल के आया आउटपुट वो तो 80 यूनिट्स है, तो अब क्या हुआ, 20 यूनिट कम हो गई। कैसे कम हो गई? तो कंपैरिजन किया ना कि हमने 100 सोचा था, 80 हमारे को मिली यूनिट्स, तो 20 का क्या आ गया, डेविएशन आ गया दोनों के बीच में। तो अब उस डेविएशन का कारण ढूंढा जाएगा और फिर उसको करेक्ट किया जाएगा कि अगली बार अगर 100 सोची है तो या तो 100 आए यूनिट्स या उससे ज्यादा आए, कम ना आए। तो वो आता है आपका कंट्रोलिंग के प्रोसेस में। अब जो मैंने आपको इतनी चीज बताई कि एक्चुअल आउटपुट से लेकर डिजायर्ड आउटपुट, इनके बीच में कंपैरिजन, और फिर कंपैरिजन निकल के दिमाग लगा के आपको करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, ये सब क्या था ये सब डिसीजन मेकिंग थी। ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग थी। जब आपने नहीं तो क्या फर्क पड़ रहा है, आपने 100 यूनिट्स सोची थी कि बनानी है, 80 निकल गई आपकी, 80 आ गई आपकी बनके, तो आपने अगर आपको कुछ सोचना ही नहीं होता, डिसीजन ही नहीं लेना होता, तो आप सोचते चलो कोई नहीं 80 तो आ गई। लेकिन नहीं, अगर ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत अच्छे लेवल पर, ऊंचाई पर पहुंचाना है तो कंपैरिजन बहुत जरूरी है। पिछले और अब के रिकॉर्ड्स में कंपैरिजन बहुत जरूरी है, और इन सब चीजों में दिमाग का खेल है, माइंड लगता है, डिसीजन मेकिंग लगती है। क्लियर है? तो ये हमारा आज ओवरऑल टॉपिक था डिसीजन मेकिंग के ऊपर। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब अपने जो बिजनेस स्टडीज और आपका ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनको अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके देखा करो, एकदम से ऐसे चुटकियों में टॉपिक समझ आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे आपको सारे एग्जाम्पल्स जो हैं आपकी रियल लाइफ के दिए, आपके ट्रिप्स ली और ये सब चीजें दी, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स दिए, तो आपको इजीली ये टॉपिक आई होप कि समझ अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना आज ही अपने दोस्तों के साथ जिनका कल पेपर है या परसों भी कुछ लोगों का एग्जाम्स हैं, SOLDU वालों के आई थिंक परसों एग्जाम है। तो ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये पॉइंट्स सारे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे ना तो आप एक्सप्लेनेशन अपनी तरफ से अच्छी दे देंगे। अब मान लीजिए आपको ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये पॉइंट याद रह गया, तो आप एकदम से समझ जाएंगे कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, कि गोल्स को पूरा करने के लिए ये प्रोसेस है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स अभी लिख लीजिए साथ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।